हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। चलो अब आपका बायो का जो पेपर हुआ है उसमें से वी आर गोइंग टू डिस्कस 32 क्वेश्चंस एंड द चैप्टर्स विच वी विल डिस्कस विल इंक्लूड, एक आपका जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है वो, सेकेंड सेल साइकिल सेल डिविजन एंड थर्ड प्लांट ग्रोथ and development. Simple. So let us start with the very first question, and that is all of the following statements are correct about plasmids except, जितना आपको स्टेटमेंट्स दिया है आपको बोला गया 4 स्टेटमेंट है, उसमें से देयर हैज टू बी 3 स्टेटमेंट्स विच आर राइट एंड 1 स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया गया है, एक्सेप्ट। करेक्ट। इसका मतलब आपके पास 4 स्टेटमेंट्स होंगे जो क्या होंगे, करेक्ट, और 1 स्टेटमेंट होगा जो क्या होगा, रॉन्ग। सिंपल। चलो उसी बेसिस पे, दे आर स्मॉलर circular double stranded naked DNA that confer certain unique phenotypic characters to some bacteria like resistance to antibiotics. क्या ये सही है? Yes. अगर आप प्लाज्मिड डीएनए देखोगे तो वो छोटे होंगे, करेक्ट, सर्क्यूलर रहेंगे। एक, दे आर स्मॉल इन साइज, करेक्ट, दे आर सर्क्यूलर, करेक्ट, दे आर डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड है, परफेक्ट, they are autonomous, autonomous मतलब they are self replicating, बराबर। नेक्स्ट, नेकेड डीएनए। क्यों बोला नेकेड डीएनए? क्या इसके आसपास कोई कवरिंग है? तो हमने बोला नहीं, क्योंकि इसके आसपास कोई भी कवरिंग या कोई भी एनवलप या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इट इज एब्सेंट, नो कोई एनवलप है ना कोई मेम्ब्रेन है, इसीलिए हम बोलेंगे प्लाज्मिड कैसा होगा, नेकेड डीएनए। सिंपल। नेक्स्ट, इट कॉन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होगा, दैट बैक्टीरिया विल बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। दैट क्लियरली टेल्स यू दैट इट गिव्स समथिंग कॉल्ड एज यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सम बैक्टीरिया लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। सिंपल। सो ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बी, इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। प्लाज्मिड इज ऑटोनोमस, वो न्यूक्लियोइड से कुछ भी लेना देना नहीं रखेगा। इट हैज़ नो रिलेशन विथ न्यूक्लियर डीएनए, ना वो न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट है, ना न्यूक्लियर डीएनए उस पर डिपेंडेंट है। सिंपल। एंड दैट मीन्स इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड इज फॉल्स। दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, करेक्ट, वो जो न्यूक्लियोइड डीएनए था, जो क्रोमोसोमल डीएनए था, उससे बाहर होगा एंड देयरफॉर इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, करेक्ट। They are used in genetic engineering experiments. Yes, they are used as vector. ये आपने कहाँ पढ़ा था? In the chapter biotechnology. Simple. तो उस बेसिस पे आपका आंसर क्या जाएगा? B, क्योंकि A, C and D are right statements. आपका आंसर क्या होना चाहिए? B, क्योंकि आपको incorrect statement पूछा है। Simple. That brings you to the second question, जहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया है। इन द वेरी फर्स्ट कॉलम आपको सेल्स दिए हैं ड्रॉ करके, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड कॉलम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सेल है, एंड थर्ड कॉलम में आपको आइडेंटिफाई करना है उसका शेप कैसा है। एग्जाम्पल, व्हेन वी कंसिडर दिस, ये कौन है, ये आरबीसी है, बाइकॉनकेव शेप देख के समझ गया आपको। सो दिस हैज टू गो एज 3। व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी? राउंड एंड बाइकॉनकेव, करेक्ट। सो 1 3 L, यहाँ पे आपके पास 1 के बदले A यूज किया गया है, करेक्ट। तो आप इसको यूज कर सकते हो एज A B C and D। तो A3 and L, A3M दिया, A3L, करेक्ट, A3M रॉन्ग, A3 4 नहीं 3 है, बराबर। तो उस हिसाब से आपका आंसर आ गया C। बट बाकी के ऑप्शंस क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। बाकी का ऑप्शन दिया आपको B4M, B मतलब WBC, WBC इज B आया 4। व्हाट इज द शेप ऑफ WBC? अमीबॉइड शेप। फिर आ गया आपके पास नेक्स्ट मीजोफिल सेल्स। सो 3 है 1, मीजोफिल सेल का शेप क्या रहेगा? इट इज राउंड एंड ओवल, तो C1N, बराबर। नेक्स्ट
ट्रकीड्स, ट्रकीड का शेप कैसा था? तो हमने बोला ट्रकीड का शेप होगा इलोंगेटेड। सिंपल। इसी बेसिस पे आपका आंसर क्या आ गया? सी। एक्चुअली स्पीकिंग टाइम मैनेजमेंट करना था तो आपको सिर्फ ए से ही आंसर मिल जाएगा, आपको बी सी डी देखने का जरूरत नहीं है। जस्ट टू कंफर्म कि आपका अगर बाकी कोई ऑप्शन होता तो क्या क्या देख लेते आप, तो उस बेसिस पे आपका आंसर भी सी आ जाएगा। सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजेलम that extends from the cell surface to outside is called। सबसे पहला चीज, अगर ये सेल है, ठीक है, तो सेल का लेयर्स अलग अलग जाएगा, करेक्ट। एक होता है आपके पास सेल मेम्ब्रेन, ये कौन सा सेल है? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया में सबसे अंदर कौन सा लेयर होगा? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कौन सा लेयर आएगा? सेल वॉल। फिर कौन सा लेयर आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स, करेक्ट। यहां पे आपके पास होगा बेसल बॉडी, शाफ्ट एंड, या फिर वो जो बीच का रीजन मोटर रहेगा वो, एंड उसके बाद जो नीचे सबसे बाहर आएगा दैट इज फिलामेंट। सो द पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजेलम दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस, जो सेल सरफेस से बाहर आया उसको आप क्या बोलोगे? फिलामेंट। क्योंकि ये जो अंदर था वो था हुक और ये था आपका बेसल बॉडी। ये कहाँ था? अंदर। जो एक्सटेंड होके बाहर आया दैट इज ओनली एंड ओनली फिलामेंट। सिंपल। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसके पास क्या प्रेजेंट था? केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। सेल एनवेलप मतलब सेल के बाहर वाले लेयर्स, बराबर। अभी द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। सेल एनवेलप में कितने लेयर स्ट्रक्चर्स थे? 3। सबसे बाहर का स्ट्रक्चर, द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट यू कॉल इट एज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स या तो रहेगा मोटा एंड टाइट एकदम, या फिर वो रहेगा पतला एंड लूज। अगर वो मोटा और टाइट है देन यू कॉल इट एज कैप्सूल। अगर वो पतला और लूज है देन यू कॉल इट एज स्लाइम लेयर। सिंपल। तो सबसे बाहर आ गया ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर क्या जाएगा? तो व्हाट इज प्रेजेंट बिलो द लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज व्हाट यू कॉल इट एज सेल वॉल। What is present inner to it is a membrane which will have inward foldings and you call that as cell membrane with infoldings known as mesosomes. Simple. और इस मीजोसोम से अगर ये फोटोसिंथेटिक होगा तो क्रोमैटोफोर्स आएगा। डन। अब कमिंग टू द पॉइंट, आउटर मोस्ट कौन था? आउटर मोस्ट सेल वॉल फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन ग्लाइकोकैलिक्स। गलत। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स करेक्ट, फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलत। आउटर मोस्ट सेल वॉल गलत। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेक्ट। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? डी। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सिंपल। चलो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से ढूंढना था। इन द प्लांट्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू -% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वैक्यूल? तो हमने बोला वैक्यूल विल ऑक्यूपाई अप्रोक्सीमेटली 70 to 90% ऑफ द वॉल्यूम। उसी हिसाब से आपका आंसर बी आएगा। चलो एक बार ये भी थोड़ा बहुत करेक्ट है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इन द प्लांट्स टोनोप्लास्ट। अगर ये आपके पास प्लांट सेल वॉल है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है वैक्यूल, तो वैक्यूल का ये जो आउटर मोस्ट लेयर था इसी को आप बोलते हो टोनोप्लास्ट, विच इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। टोनोप्लास्ट क्या करेगा? टोनोप्लास्ट जो चीज़ें इधर लो कॉन्सेंट्रेशन में है, लो सल्यूट, उसको भी अंदर खींचेगा where the concentration is high,
करेक्ट, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. सो in the plants the tonoplast facilitates transport of molecules of ions and their materials against the concentration gradient. Why against? Because it is going from low concentration to high concentration, so it has to be against. Next, in amoeba the dash vacuole is important for excretion. Excretion बोला मतलब it has to be osmoregulation, salt and water का balance. कौन सा वैक्यूल हेल्प करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. सिंपल. नेक्स्ट, अच्छा ये भी हमने लिखा था कि कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंट हाई इनसाइड द वैक्यूल, तो वो हाई था. इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, ठीक है, प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल सबसे कॉमन रहेगा आपके पास, वो क्या बोलते हैं उसको, अमीबा. अगर बाहर फूड अवेलेबल है तो वो स्यूडोपोडिया करके फूड को अंदर लेके आएगा और फिर धीरे 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 दैट स्यूडोपोडिया विल जॉइन एंड द फूड विल टर्न इनटू फूड वैक्यूल. सिंपल. तो इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट, read the following statements and find out the correct statement. अब आपके सामने 6 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट फ्लैजेला स्ट्रक्चरली सिमिलर. फॉल्स. अगर आप प्रोकैरियोट का फ्लैजेला देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली प्रोटीन नोन एज फ्लैजेलिन. करेक्ट. जबकि अगर आप यूकैरियोट देखते हो तो यूकैरियोट का जो फ्लैजेला रहेगा वो आपको दिखाएगा माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 अरेंजमेंट, है ना. तो स्ट्रक्चरली वो दोनों सेम थे क्या? तो हमने बोला नहीं. फंक्शनल दोनों का सेम है कि वो मूवमेंट में हेल्प करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं. इसी वजह से आपने बोल दिया कि स्टेटमेंट ए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, सीलिया वर्क लाइक ओर्स एंड आर कंपैरेटिवली स्मॉलर देन फ्लैजेला. करेक्ट. फ्लैजेला किसकी तरह काम करता है? विप लाइक स्ट्रक्चर, और सीलिया जो है वो ओर लाइक स्ट्रक्चर होगा. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. तो बी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. नेक्स्ट, कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम इज कॉल्ड एक्सोनीम. ये भी सही है. कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम को आपने क्या बोल दिया? एक्सोनीम. दैट इज ऑल्सो राइट. नेक्स्ट, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय इंटरडबलेट ब्रिज एंड इज एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ. अभी यही चीज अगर हम फिर से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? अगर आपके पास ये था सीलियम या फ्लैजेलम, बराबर, तो यहां अंदर सेंटर में होता है 2 सेंटर ट्यूब्यूल्स या फिर 2 सेंटर सिंगलेट्स. डन. अब ये 2 सेंट्रल सिंगलेट्स के आसपास होगा आपका सेंट्रल शीथ. सेंट्रल शीथ के बाद बाहर होंगे आपके पास डबलेट्स. करेक्ट. ऐसा कुछ. अभी आपको बोला है सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, मतलब ये दोनों की बात हो रही है. दे आर कनेक्टेड बाय इंटर डबलेट ब्रिज. नहीं, दे आर कनेक्टेड जस्ट बाय ब्रिज. इंटर डबलेट ब्रिज इधर होता है. ये क्लियर? बिटवीन द 2 डबलेट्स. तो द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय इंटर डबलेट ब्रिज. गलत. They are just connected by bridges and enclosed by central sheath. Enclosed by central sheath ये तो सही है, but not by interdoublet bridge. Central sheath is connected to one of the tubules of each peripheral doublet. Peripheral doublet को central sheath connected होगा. हमने बोला yes. कैसे connected होगा? By radial spoke. इसी को हम बोलते हैं radial spoke. कितने रेडियल स्पोक होंगे टोटल? 9, क्योंकि 9 डबलेट्स थे. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका राइट हो गया. तो बी राइट है, सी राइट है, ई राइट है, डी इज रॉन्ग. नेक्स्ट,
पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो पेरिफेरल डबलेट्स के बीच में ये जो लाइन था, इसको आपने इंटर डबलेट ब्रिज बोला, इसी को आप लिंकर बोलोगे तो भी चलेगा। करेक्ट। तो अगर आप नोट करो तो BCEF ये राइट है। सिंपल। A is wrong क्योंकि structurally they are different. D is wrong because they are not connected by interdoublet bridge, they are connected by linkers. Simple. या फिर just a connecting bridge. Coming back to the part, next question, that is question number 7. The question number 7 says centrioles are dash structures that lie dash to each other. अभी बच्चा लोग अगर आप देखोगे, if this is one centrosome, तो एक सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल्स मिलेंगे आपको? 2। कितने सेंट्रियोल्स थे? 2। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। कौन से एंगल पे है ये? परपेंडिकुलर। सो सेंट्रियोल्स आर cylindrical structures that lie perpendicular to each other. Correct? Centrioles have an organization like dash. अगर आप सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखोगे तो किसके जैसा दिखता है? कार्टव्हील। बराबर। जहां पे आपके पास ट्रिपलेट्स होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होगा एंड ये ऐसे कनेक्टेड होंगे। परफेक्ट। So they will look like cartwheel. Centrioles are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of dash protein. तो हमने बोला किससे बना था वो? माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। नेक्स्ट, ईच पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल, हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल में कितने मिलेंगे आपको? 3 ट्रिपलेट। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड, जो सेंटर वाला पार्ट था, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? आप उसको बोलते हो प्रोटीन हब। तो यू कॉल इट एज हब विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। उसी हिसाब से आपका आंसर क्या क्या जाना चाहिए? इट इज सिलिंड्रिकल, तो ए और डी खत्म। इट इज परपेंडिकुलर, कार्टविल, ट्यूब्यूलिन, ट्रिपलेट एंड हब। डबलेट रॉन्ग। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, एक और चीज, इधर अरेंजमेंट को क्या बोलोगे आप? 9+0, क्योंकि सेंटर में कोई भी सिंगलेट नहीं है। डन। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट वन। द टीएस ऑफ फ्लैजेला शोज 9+2 स्ट्रक्चर विच मीन्स। अभी ये किसकी बात थी? सेंट्रियोल। ये किसकी बात है? फ्लैजेला। दोनों अलग अलग। फ्लैजेला में आपको 9+2 जो दिखेगा, इसमें 9 क्या थे? 9 थे डबलेट्स और 2 क्या थे? सिंगलेट्स। तो 9 डबलेट करेक्ट है, 9 ट्रिपलेट रॉन्ग। 9 डबलेट, 9 ट्रिपलेट रॉन्ग। 9 डबलेट सराउंडिंग 2 सिंगलेट्स या फिर सराउंडिंग 2 डबलेट्स? दे आर सराउंडिंग 2 सिंगलेट्स। 2 सिंगलेट थे, 9 डबलेट थे। सिंपल। उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। एक्सोनीमल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज। अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल देखोगे, एक्सोनीम देखोगे, चाहे आप सीलिया का देखो चाहे आप फ्लैजेला का देखो, एक्सोनीम में क्या दिखेगा? तो हमने बोला एक्सोनीम मतलब सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दो तो जो कुछ भी बचेगा दैट इज नोन एज एक्सोनीम। तो आपको क्या दिखेगा? 9 पेरिफेरल डबलेट्स, और सेंटर में 2 सिंगलेट। इसलिए आपने लिखा दे विल हैव 9 पेरिफेरल पेयर्स ऑफ डबलेट्स एंड 1 सेंट्रल पेयर ऑफ सिंगलेट। एक लिए टोटल 9 पेरिफेरल डबलेट्स होंगे और 1 सिंगल पेयर ऑफ सिंगलेट होगा। सिंपल। चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल विल स्टोर प्रोटीन? बच्चा लोग, अमाइलो से याद आएगा स्टार्च, तो ये वो प्लास्टिड है जो क्या स्टोर करेगा? स्टार्च। एल्यूरो का मतलब होता है प्रोटीन, सो ये वो प्लास्टिड है जो प्रोटीन स्टोर करेगा।
प्लास्टिड्स, ये तो नॉर्मल प्लास्टिड्स है जिसको आप फर्दर क्लासिफाई करोगे, और फिर बना इलेयोप्लास्ट और ओलियोजोम, ये क्या स्टोर करेगा? ऑयल। सिंपल। उसी हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल स्टोर्स प्रोटीन? एल्यूरोप्लास्ट, वो प्रोटीन वाले प्लास्टिड्स है। ये वो प्लास्टिड्स है जो क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। यू ऑल्सो कॉल इट एज ल्यूकोप्लास्ट। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट वन। द रिजर्व मटीरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ, बराबर। प्रोकैरियोट और सेल्स है, उसमें साइटोप्लाज्म में खाना स्टोर होगा। किस फॉर्म में? तो देखो, पायरेनॉइड यूकैरियोट में मिलता है, लेकिन क्वेश्चन किसके ऊपर था? प्रोकैरियोट। पैरेलिम बॉडीज किस में मिलता है? यूकैरियोट। लेकिन पूछा क्या है? प्रोकैरियोट। तो आंसर क्या जा सकता था? इंक्लूजन बॉडीज विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। गलत। इंक्लूजन बॉडीज विच आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज among the mitochondria, cell wall, cell membrane, ribosome, plastid, centriole, nucleus and large central vacuole, how many cellular substances are not present in both plant and animal cell? अभी देखो बच्चा लोग, if I consider mitochondria, अगर माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर किया तो ये प्लांट सेल में मिलेगा, ये एनिमल सेल में भी मिलेगा। तो दोनों में मिलेगा। आपको पूछा क्या है? नॉट प्रेजेंट बोला है, नॉट। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया कौन आया? सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगा। Ribosome. Ribosome is also obtained in both plant as well as animal cell. Plastids. कहाँ मिलेगा plastids? तो हमने बोला plastids are obtained only in plant cell. They are not found in animal cells. Centriole. Centriole is present only and only in animal cell. They are not found in plant cell. न्यूक्लियस दोनों में मिलेगा। फिर बना लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो आपको पूछा है कौन है जो दोनों प्लांट और एनिमल में नहीं मिलता है। इफ यू नोटिस दिस, ये सिर्फ प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है। दोनों में एक साथ मिला क्या? नहीं। प्लास्टिड्स भी सिर्फ प्लांट में मिला, एनिमल में नहीं मिला। इट्स नॉट फाउंड इन बोथ। करेक्ट, इट इज फाउंड इन एनी वन। सेम गोज विथ सेंट्रियोल एंड सेम गोज विथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। दे आर फाउंड ओनली विथ वन, ईदर प्लांट और एनिमल सेल। इस वजह से आपका आंसर क्या जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4. So there are 4 things which are not found in plant cell or animal cell together. Simple. चलो आ जाते हैं to the next question. Question number 13. The sequence of events by which cells duplicate their DNA, synthesize the other components of cell and distribute into 2 daughter cells. ये सब किसका definition है? Cell cycle. खाली डीएनए रेप्लिकेशन बोला होता तो इंटरफेस, बट उसके बाद डिवाइड भी बोला है और डिस्ट्रीब्यूट भी बोला है, मतलब इट विल इंक्लूड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेल साइकिल। नेक्स्ट, नॉन डिवाइडिंग सेल एंटर्स विच फेज? अभी हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो सेल डिविजन नहीं करते, करेक्ट। और इन सेल्स को आपने कौन से फेज में रखा होगा? G0 फेज, ऑल्सो नोन एज क्वाइसेंट स्टेज।
क्या वर्ड यूज किया हमने? क्वाइसेंट स्टेज। तो आंसर क्या आ जाएगा? जी नॉट फेज। इस टाइम पे सेल जिंदा है क्या? यस। इज द सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव? यस। Simple. Chalo, that brings us, okay, we come back to the next question, and that is question number 15. The chromosomes are shortest and thickest during, अभी बच्चा लोग अगर हम देखेंगे इंटरफेस, तो इंटरफेस में क्रोमोसोम होता ही नहीं है. व्हाट इज प्रेजेंट इज क्रोमैटिन. करेक्ट. ये क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, इन विच फेज? प्रोफेज. प्रोफेज में शुरू हुआ, लेकिन क्या ये खत्म हुआ प्रोफेज में? नहीं. इट विल एंड, कंडेंसेशन एंड्स इन विच फेज? मेटाफेज. इसीलिए मेटाफेज में आपको क्या मिलेगा? सबसे थिकेस्ट क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम अपने सबसे मोटे वाले स्टेट में होता है इन विच फेज? मेटाफेज. सिंपल. सो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके सामने कितने स्टेटमेंट है टोटल? फिलहाल तो हमने बोला 2. आपको पता करना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा रॉन्ग है. सबसे पहला, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस. करेक्ट. ठीक है. जैसे ही हमने बोला माइटोसिस, तो माइटोसिस का सबसे पहला फेज कौन सा होगा? प्रोफेज. करेक्ट. सेकेंड फेज कौन सा होगा? मेटाफेज. तो अभी क्या बोला इन्होंने? किसी भी सेल में न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीटली टूट जाना, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन. ठीक है. जब टूट जाएगा तो वो क्या मार्क करेगा? बिगनिंग ऑफ मेटाफेज. करेक्ट. कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन प्रोफेज का एंड होता है, मेटाफेज का स्टार्ट होता है. सो 1 इज अ करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. स्टेटमेंट बी, मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 1 सिस्टर क्रोमैटिड. गलत. अगर आप मेटाफेज क्रोमोसोम को देखोगे तो उसमें आपको क्रोमोसोम्स ऐसे दिखेंगे एट इक्वेटोरियल पोजिशन. करेक्ट. नाउ इफ यू कैन सी क्रोमोसोम्स लाइक दिस एट इक्वेटोरियल पोजिशन, तो इसमें कितने क्रोमैटिड है? हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड दिखेगा. तो आंसर आपका आएगा रॉन्ग. 1 नहीं आएगा, 2 आएगा. हाँ, अगर एनाफेज पूछा होता, करेक्ट, तो आपको ऐसा कुछ दिखता, तो आपको सिंगल क्रोमैटिड दिखता. सिंपल. एनाफेज बोला होता तो 1 क्रोमैटिड वॉज अ राइट आंसर, बट मेटाफेज बोला तो मेटाफेज में कितने क्रोमैटिड होने चाहिए? 2. तो आंसर क्या जाएगा? ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट. सिंपल. दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन सी. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. द माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर्स इन. कब माइटोटिक स्पिंडल गायब हो जाएगा? बराबर. तो हमने बोला देखो, माइटोटिक स्पिंडल बनता है प्रोफेज में, मतलब बनना शुरू होता है लेट प्रोफेज, एस्टर्स वगैरह निकल जाता है. फिर मेटाफेज में वो अच्छे से इक्वेटोरियल प्लेन. देखो प्रोफेज में क्या दिखेगा आपको? वो सेंट्रियोल्स विल बी रीचिंग टू अपोजिट पोल एंड एस्टर रेस का बिगिनिंग. तो माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. ठीक है. कब स्टार्ट हुआ? इन प्रोफेज. फिर मेटाफेज में तो एक्चुअल माइटोटिक स्पिंडल दिखेगा आपको. करेक्ट. तो विजिबल होगा. बाय द टाइम एनाफेज आएगा, एनाफेज में आपको क्या दिखेगा? कि माइटोटिक स्पिंडल जो था वो अभी भी बचा है. दे आर स्टिल होल्डिंग द क्रोमोसोम एट 2 अपोजिट पोल. ओनली व्हेन इट कम्स टू टीलोफेज, ठीक है, प्रोफेज में दिखेगा, मेटाफेज में दिखेगा, एनाफेज में दिखेगा, बट ओनली व्हेन इट कम्स टू टीलोफेज वो क्या हो जाएगा? गायब, डिसअपियर.
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, विच इज टेलोफेज. कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18. इन पैकेटीन ईच टेट्राड कंटेन्स. अगर हमने ड्रॉ करने का कोशिश किया पैकेटीन स्टेज को, तो आपको दिखेगा क्या? तो हमने बोला लेट्स सी व्हाट यू विल सी. ये आपके पास सेल था और फिर ये आपके पास था उसके अंदर का न्यूक्लियस. अभी अगर आप पैकेटीन का क्रॉसिंग ओवर वाला स्टेज देखोगे, व्हाट डू यू सी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट पेयरिंग. करेक्ट. तो ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया और ये शुरू हो चुका है पेयरिंग. परफेक्ट. सिमिलरली आपको इधर भी दिखेगा. डन. सो व्हाट डू यू सी हियर? हमने बोला इधर भी आपको वही दिखेगा कि ये पेयरिंग दिख रहा है. ये पैकेटीन स्टेज था और इस पूरे को आपने क्या बोला? टेट्राड. नाउ काउंट, कितने क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं? सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4. टोटल कितने क्रोमैटिड्स विजिबल थे? 4. सो टेट्राड कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमैटिड्स? 4. अगर पूछा हाउ मेनी क्रोमोसोम, सो इट इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. एक होमोलोगस क्रोमोसोम की जोड़ी जिसमें कितने क्रोमैटिड थे? 4. सिंपल. कमिंग टू द आंसर. ओह सॉरी, हमने बोला 4 क्रोमैटिड्स और इस हिसाब से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग. अभी अभी आपको बताया था कि ये क्रॉसिंग ओवर था, है ना, ओवरलैपिंग जो दिखा था. सो क्रोमोसोम्स विल लिटरली ओवरलैप एंड क्रॉस ओवर. कब दिखेगा ये? इन द पैकेटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1. सिंपल. चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. डैश मार्क्स द साइट वे क्रॉसिंग ओवर हैड अकर्ड. अगर कहीं पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, अब नहीं है, पहले हुआ था, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो हमने बोला देखो, जहाँ भी क्रॉसिंग ओवर हुआ था क्रोमोसोम अभी भी वहाँ पे अटैच्ड रहेगा एट अ सिंगल प्लेस. करेक्ट. और उस सिंगल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की वजह से क्या क्रिएट होगा? तो हमने बोला जो क्रिएट होगा दैट विल बी एन एक्स शेप स्ट्रक्चर, जो ऐसा कुछ दिखेगा. What do you call that X shaped structure as? तो हमने बोला the X shaped structure is known as ये X shaped structure. इसको हम बोलते हैं काइज़माटा. तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ था या यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ये किसकी वजह से पता चला? बिकॉज ऑफ काइज़माटा. सिंपल. नेक्स्ट, काइज़माटा कौन से फेज में दिखेगा? काइज़माटा विल बी सीन इन डिप्लोटीन स्टेज. सिंपल. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस 2 प्रोडक्ट इफ मियोसाइट कंटेन्स 30 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन G1 फेज. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग टू रिमेंबर कि व्हेन इट इज मियोसाइट, मियोसाइट वो सेल है जो आगे जाके मियोसिस करेगा. ये क्लियर? जिसको आप पेरेंट सेल या मदर सेल बोलोगे तो भी चलेगा. ये क्लियर? This myocyte is generally a diploid cell with
2C एज द कंटेंट ऑफ डीएनए। परफेक्ट। जब ये मियोसाइट इंटरफेस करेगा G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, तो S फेस में डीएनए डबल होता है। करेक्ट। S फेस में डीएनए क्या होगा? डबल, जिसकी वजह से द सेल विल नाउ बिकम 2N4C। कब हुआ डीएनए डबल? डीएनए रेप्लिकेट होता है इन S फेस आफ्टर G1 फेस, बराबर। उसके बाद वो सेल जाता है मियोसिस 1 में। जैसे मियोसिस 1 खत्म हुआ, प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगा, 2N विल बिकम N, 4C विल बिकम 2C। फिर क्या होगा? हमने बोला फिर होगा मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होगा तो N विल रिमेन एज N एंड 2C विल बिकम 1C। अब इसको क्वेश्चन से रिलेट करो। आपको जो सेल दिया था वो G1 स्टेज में था, इसका मतलब वो कौन से स्टेज में था? 2N2C। कितना था 2N2C इन G1 स्टेज? 30 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। तो जब वो S फेज के बाद या फिर G2 फेज में के बाद जाएगा तो कितना बन जाएगा? 60 पिकोग्राम, क्योंकि वो 4N बन गया। फिर वो करेगा मियोसिस 1, तो वो फिर से क्या बन गया? 2C, तो वो बन जाएगा फिर से 30 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। फिर किया उसने मियोसिस 2, वो हो गया 1C, तो मियोसिस 2 में ये और आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाना चाहिए? ऑप्शन C। सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। आपके सामने अच्छा खासा मैच द कॉलम दिया है, कौन सा इवेंट है और उस इवेंट को क्या नाम दोगे? एग्जाम्पल, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। इक्वेटर बोला मतलब आंख बंद करके आंसर क्या आ जाएगा? मेटाफेस। तो A हैज टू बी 4, A4 एक ही ऑप्शन है, दैट बिकम्स योर आंसर। बाकी का फिर भी क्रॉस चेक कर लो। B, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड्स अपार्ट, ये आपको दिखेगा इन एनाफेस। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। होमोलोगस क्रोमोसोम में जोड़ियां बनेगी। द मोमेंट यू से जोड़ी बनेगा, जोड़ी के लिए वर्ड आता है जाइगो एंड इट इज जाइगोटीन। C will be 2। नेक्स्ट, क्रॉसिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसओवर कब होगा? इट अकर्स इन पैकेटीन स्टेज, तो D will be 1। सो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन C। चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आपके पास प्रोफेज 1 के इवेंट्स दिए हैं इन कॉलम 1 और उसका एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। अभी इवेंट्स में टर्मिनलाइजेशन मतलब वो काइजमाटा जो एक शेप स्ट्रक्चर था, अब वो दूर 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 होंगे बट दे आर स्टिल कनेक्टेड एट अ पॉइंट। करेक्ट, वो होता है टर्मिनलाइजेशन, जो कब होता है? डायकाइनेसिस में। अभी अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे आपको क्या दिखेगा? टर्मिनलाइजेशन मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको तो आप सिनेप्सिस बोलते थे, तो B1 जाएगा। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, काइजमाटा। न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प्स इन अडियरेंस ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एंड शिफ्टिंग ऑफ काइजमा टूवर्ड्स द एंड्स ऑफ बाइवैलेंट, ये जाएगा आपका टर्मिनलाइजेशन। तो A कितना होना चाहिए? 4। A is 4। फिर B क्या होना चाहिए? 1, तो B1। C, काइजमाटा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो C होना चाहिए आपका 2। C2, C3, ये गलत हो गया, बराबर। इसी हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? A। डन। चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आपके सामने अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है विच टेल्स यू अबाउट कॉलम A विल टेल यू अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड कॉलम B आपको पता करना होता है कब हो रहा है वो। ठीक है, जैसे कि कॉलम A में आपको बोला है इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन की शुरुआत होना कब होगा? शुरुआत तो हमने बोला ये होना चाहिए प्रोफेस। करेक्ट।
Proteins are synthesized in preparation for mitosis while the cell growth continuous. प्रोटीन्स बन रहे हैं फॉर माइटोसिस, मतलब ये तैयारी वाली फेज है, इंटरफेस. स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रहा है. कौन से फेज में होगा ये सब कुछ? दिस ऑल अकर्स इन मेटाफेज. मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स टू अपोजिट पोल, दो पोल की तरफ क्रोमोसोम को खींचा जा रहा है. ये कब होगा? दिस हैपेंस ओनली इन केस ऑफ एनाफेज. तो D1, C is 4, B is 3 and A is 2. आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए. नेक्स्ट, अब कमिंग टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस है. और क्वेश्चन क्या जाता है? क्वेश्चन बोलता है आपको मैच द कॉलम है और आपको सही आंसर ढूंढना है. रूटिंग इन स्टेम कटिंग. अगर आपके पास एक स्टेम का टुकड़ा है, आपने उसको क्या स्प्रे किया जो वो क्या बनाना शुरू कर रहा है? बहुत सारे रूट्स. दैट इज रूटिंग इन स्टेम कटिंग. रूटिंग करना किसकी आदत होती है? ऑक्सिन. उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाना चाहिए? A has to be 3. नेक्स्ट, एडिनाइन डेरिवेटिव. बराबर, एडिनाइन डेरिवेटिव कौन होगा? हमने बोला एडिनाइन का मतलब होता है प्यूरिन. और उसका डेरिवेटिव कौन आएगा? साइटोकाइनिन, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिन. तो एडिनाइन डेरिवेटिव कौन होना चाहिए? तो हमने बोला इट हैज टू बी साइटोकाइनिन. नेक्स्ट, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. ऐसा हार्मोन जहां पे फ्रूट क्या हो जाएगा? राइप. परफेक्ट. तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन में कौन आएगा? इथिलीन. तो C हैज टू बी 4. नेक्स्ट, बोल्टिंग इफेक्ट. बोल्टिंग इफेक्ट में होगा क्या? तो हमने बोला जो नोड्स और इंटरनोड्स थे जो नज़दीक नज़दीक थे, स्पेशली इन वो बीट रूट वगैरह जो होता है उसमें, तो जैसे ही क्या नज़दीक आना शुरू हो गया, तो हमने बोला जैसे ही फ्लावरिंग पीरियड नज़दीक आएगा, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, इंटरनोड्स जो है वो लंबे हो जाते हैं. करेक्ट. उसी को हम बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट. कौन दिखाएगा ये? जिबरलिंस. तो आंसर क्या जाएगा? A हैज टू बी 3. A3, A3, A3 and A3. नेक्स्ट, B हैज टू बी 4. B4, B4 नहीं है, B4 है, B4 नहीं. खत्म. C और D एलिमिनेट हो गया. C में आपको बोला है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, इट हैज टू बी इथिलीन. करेक्ट. तो ये गलत हो गया आपका, क्योंकि इसमें आपको C आपको बोला है इट हैज टू बी फ्रूटिंग हार्मोन इथिलीन. तो C1 करेक्ट. यहाँ आपको बोला है C विल बी 2, दैट इज जिबरलिन. ये रॉन्ग हो गया. तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन B. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26. इन कैबेज एंड बीट जस्ट प्रायर टू द रिप्रोडक्टिव फेज, इंटरनोड इलोंगेशन. यही तो हम बोल रहे थे. कैबेज हो गया या फिर बीट रूट हो गया, या कोई भी रोजेट हैबिट वाला प्लांट हो गया, उसमें रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होने से जस्ट पहले, ठीक है, जस्ट प्रायर टू द रिप्रोडक्टिव फेज क्या किया जाएगा? इंटरनोड इलोंगेशन. ठीक है. और वो इंटरनोड इलोंगेशन कौन करता है? इंटरनोड इलोंगेशन इज डन बाय जिबरलिंस. Simple. So that gives you the answer as option C. Now coming to the next question, that is question number 27. Go through the following match with respect to plant growth regulators and its discovery. बराबर. अभी देखो क्या बोला आपको. ऑक्सिन. ऑक्सिन पहली बार कहाँ से डिस्कवर हुआ था? ह्यूमन यूरिन. करेक्ट. बराबर. एक पेशेंट था जिसको पेलेग्रा था और उसके यूरिन में से वो इंडोल कंपाउंड्स मिला था विच रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन. बराबर. अभी नेक्स्ट, सेकेंड, जिबरलिंस. जिबरलिंस पहली बार किस में से मिला था? जिबरेला फ्यूजिकोराई. करेक्ट. किस में से मिला था? फ्रॉम जिबरेला फ्यूजिकोराई. द सेम जिबरेला फ्यूजिकोराई इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजेरियम. तो क्या ए करेक्ट था? यस. क्या बी करेक्ट है? यस. सी, साइटोकाइनिन. कहाँ से मिला था साइटोकाइनिन? तो हमने बोला वो हेरिंग फिश का स्पर्म डीएनए.
तो फिश, करेक्ट, कौन सा फिश था? हेरिंग फिश, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ABA कहाँ से मिला? कैरेट, इसीलिए इसको आपने बोला था ये कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होंगे। सिंपल, एंड देयरफॉर आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट मैच, तो आंसर आएगा ऑल A, B, C एंड D। सिंपल। इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आपके सामने क्या क्या दिया है देखो, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड मतलब ये किसकी बात हो रही है? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या काम करेगा? इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ ग्रेप्स, फॉल्स, हैसन फ्रूट राइपनिंग इन टमेटोज, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। तो हमने बोला ये काम करेगा आपका रूटिंग इन स्टेम कटिंग। बच्चा लोग हमेशा याद रखोगे ऑक्सिन क्या काम करेगा? रूट फॉर्मेशन, जिसको आप बोलते हो राइजोजेनेसिस। क्लियर? तो इंडोल कंपाउंड्स बोला मतलब ऑक्सिन, एंड देयरफॉर A हैज टू बी 4। नेक्स्ट, फिर आपको बोला गया आपके सामने कौन था? B, जियाटिन। जियाटिन बोला मतलब किसकी बात हो रही है? साइटोकाइनिन। करेक्ट। साइटोकाइनिन क्या काम करेगा? तो हमने बोला साइटोकाइनिन एंटीऑक्सिन रहेगा, वो ओवरकम करेगा अपाइकल डोमिनेंस, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन, क्योंकि वो अपाइकल डोमिनेंस के खिलाफ काम करता है। तो B हैज टू बी 3, बराबर। A4B3 गलत, A4 गलत, A4B3 आंसर आ गया आपका ऑप्शन C। फिर भी बाकी देख लो एक बार। C के लिए जिबरलिक एसिड के लिए दिया इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि जिबरलिक एसिड क्या करता है? इंटरनोड इलोंगेशन। एंड लास्ट एथोफॉन। एथोफॉन क्या काम करेगा? तो हमने बोला एथोफॉन जो रहेगा ये फ्रूट राइपनिंग करने में हेल्प करेगा, तो D2। दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन C। चलो नाउ, जिनको नहीं पता उनके लिए एथोफॉन इज लिक्विड इथिलीन, ठीक है। इथिलीन विच इज इन द इथाइलिन विच इज इन द स्टेट ऑफ लिक्विड फॉर्म। जब वो प्लांट पे स्प्रे किया जाएगा एथोफॉन, तो प्लांट धीरे धीरे उसको ऑब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करते जाएगा इनटू इथाइलिन। नाउ कमिंग नेक्स्ट 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट 1, साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन्स इज नोन एज जियाटिन। वो साइटोकाइनिन जो अनराइप मेज में से मिला, ठीक है, तो मेज के लिए नाम क्या दिया जाता है? जियामेज। इसीलिए साइटोकाइनिन को क्या नाम दिया था? जियाटिन। इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? यस। साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस, इज दैट करेक्ट? यस। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज, आपके सामने क्या प्रेजेंट था? आपके सामने 2 लीव्स है, आपको पूछा है रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी देखो बच्चा लोग, इफ आई कंसिडर दिस एज लीफ A एंड दिस इज लीफ B, तो A में इनिशियल क्या था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। लीफ B में क्या है? लीफ B में इनिशियल क्या था? तो हमने बोला इनिशियल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। अभी व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ? जब आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करोगे, दैट इज AGR, फॉर्मूला विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। उस हिसाब से आंसर जाएगा 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीफ B के लिए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या रहेगा? 55 - 50 विच इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या रहेगा? सेम, बराबर। नेक्स्ट, अगर आप रिलेटिव ग्रोथ रेट देखोगे, इसका फॉर्मूला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, करेक्ट। उसी हिसाब से अगर आप अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल बी 10
minus 5 upon 5 into 100, which is 5 upon 5 into 100, and that is 100%. तो रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना था एक 100%, 5 से डायरेक्ट 10 हो गया, 100% ग्रोथ था वो, करेक्ट. वही अगर आप यहाँ पे देखोगे रिलेटिव ग्रोथ रेट, इट विल बी 55 माइनस 50 अपॉन 55 इंटू अपॉन 50 इंटू 100. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 अपॉन 50 इंटू 100. तो ये 5 1 जा 5 10 जा 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 10%, करेक्ट. अब अगर आप देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ ए, मतलब ये वाला, इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. बी से ट्वाइस है नहीं, 10 टाइम्स है, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट, एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ ए एंड बी आर सेम. एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ ए, एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ बी आर सेम, करेक्ट. रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ बी इज लेस देन ए. बी का रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या था 10%, विच इज लेस देन ए का रिलेटिव ग्रोथ रेट विच इज 100%, करेक्ट. ये राइट है. नेक्स्ट, रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ बी इज ऑफ ए. ठीक है, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ बी, ठीक है, वो क्या रहेगा, इट इज ओनली 10 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ ए. ये भी सही है. तो आंसर क्या जाएगा आपका, आपको ढूंढना क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर क्या जाएगा ए. सिंपल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस और इफेक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय साइटोकाइनिन. ठीक है, अभी देखो बच्चा लोग क्या क्या दिया है आपको. सबसे पहले बोल्टिंग कौन रेगुलेट करेगा, जिबरेलिक एसिड. फिर आया है लैटरल शूट ग्रोथ. लैटरल शूट ग्रोथ कौन करेगा, साइटोकाइनिन. नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, कौन करेगा, साइटोकाइनिन. फिर आया आपके पास अपाइकल डोमिनेंस. हु विल परफॉर्म अपाइकल डोमिनेंस, ऑक्सिन. नेक्स्ट, इंटरनोड इलोंगेशन, कौन करता है इंटरनोड इलोंगेशन, जिबरलिंस. दैट इज जिबरेलिक एसिड. डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस को डिले कौन करेगा, तो हमने बोला दैट इज डन बाय साइटोकाइनिन. परफेक्ट. नेक्स्ट, फिर आ गया आपके पास ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी. ये कौन करेगा, जिबरलिंस. अभी आपको किसका एक्टिविटी पूछा है, साइटोकाइनिन. सो अगर आप उसी को मार्क करते जाओगे तो आपके आंसर्स कहाँ जाएंगे. तो हमने बोला देखो साइटोकाइनिन 1 2 3 and that gives you the answer as option D. सिंपल. चलो आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल इज करेक्ट. देखो अगर ये एक प्लांट सेल है तो ये पहले कौन सा सेल होगा, मेरिस्टेम. मेरिस्टेम क्या करेगा, सबसे पहले करेगा डिवीजन. डिवीजन करके ये नए मेरिस्टेम बनाएगा. फिर ये जो नए मेरिस्टेम है ये क्या दिखाएंगे आपको, प्लाज्मेटिक ग्रोथ या फिर आप बोलो एक्सपेंशन. तो सेल्स बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ. सिंपल. एक बार सेल्स एक्सपेंशन दिखा देगा, उसके बाद क्या दिखाएगा आपको, मैच्योरेशन या फिर डिफरेंशिएशन. वंस इट विल मैच्योर या डिफरेंशिएट, इट विल फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू.
वो स्क्लेरेनकाइमा बनेगा, ट्रकीड बनेगा, जाइलम, फ्लोएम, ऐसा कुछ ना कुछ तो बनते रहेगा। उसके बाद उसको आएगा बुढ़ापा, सेनेसेंस, और बुढ़ापे के बाद अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू डेथ। ये फ्लो चार्ट आपको एनसीईआरटी में दिया था। नाउ सी हियर, मेरिस्टेमेटिक सेल ने पहले किया एक्सपेंशन, फिर मैच्योरेशन, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ, करेक्ट? नहीं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ और एक्सपेंशन तो सेम था, तो फिर से नहीं होगा। मैच्योरेशन होने के बाद प्लाज्मेटिक ग्रोथ नहीं हो सकता है, करेक्ट? तो नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल, करेक्ट, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, राइट, फिर एक्सपांशन भी दिया, चलो मान लेते हैं, फिर मैच्योरेशन, फिर मैच्योर सेल, फिर सेनेसेंस एंड देन डेथ, ये तो सही था। अभी नेक्स्ट, पहले मैच्योर सेल, फिर मैच्योरेशन, फिर एक्सपेंशन, ये गलत। मैच्योर सेल वापस मैच्योरेशन कैसे करेगा? नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल से डायरेक्ट मैच्योर सेल फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ, ये भी रॉन्ग। अब मैच्योर सेल कैन नॉट अंडरगो प्लाज्मेटिक ग्रोथ, सिंपल। उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, सिंपल। एंड विद दैट बच्चा लोग, हमारा बॉटनी वाला जो सेक्शन था, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन एंड दिस पार्ट, ठीक है, दैट इज प्लांट ग्रोथ, इसका एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट, प्रिपेयर वेल, रीड एनसीईआरटी थॉरली। यस, चलो बाय बाय।